बहू की बीवी। रूबी और कम्मो बचपन की सहेलियां हैं। दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहती हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज साथ में करती हैं। वक्त के साथ दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। एक रोज़ कम्मो रूबी से कहती है, यार पहले हम दोनों साथ रहते थे। मुझे ना तेरी बहुत याद आती है, देखने को आंखें तरस जाती है। हाँ यार, मुझे भी। तूने मेरे शहर में शादी क्यों नहीं की? फिर हम दोनों साथ में रहते ना। इस बार तो तुझसे मुलाकात हो गई, हर बार तो नहीं हो पाएगी। यार जब तुम मायके आए ना तो मुझे बता देना, फिर इस बार की तरह हम दोनों मिल पाएंगे। ये इत्तेफाक है, हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। जिस वक्त तू आए उसी वक्त मुझे भी आने मिल जाए, ये ज़रूरी तो नहीं ना। दोनों सहेलियां वक्त के साथ बिजी हो जाती हैं और इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ कम्मो को महेश कहता है, कम्मो मेरा ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हो गया है, अगले हफ्ते ही हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम पैकिंग शुरू कर दो। मुजफ्फरपुर? यही तो रूबी का ससुराल है, लेकिन मेरे पास तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर या उसके घर का एड्रेस भी नहीं है। अरे मुजफ्फरपुर बहुत छोटी जगह है, तुम दोनों कहीं ना कहीं टकरा ही जाओगी। कम्मो बहुत खुश होती है और पैकिंग में लग जाती है। जैसा महेश ने कहा है, काश वैसे ही हो जाए, फिर पहले की तरह हम दोनों सहेलियां मिलकर रहेंगी। एक हफ्ते बाद कम्मो और महेश मुजफ्फरपुर शिफ्ट हो जाते हैं और एक दिन कम्मो सब्ज़ी लेने जब बाज़ार जाती है और सब्ज़ी ले रही होती है, तब उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है। ये तो रूबी जैसी लग रही है, सामने से देखती हूँ। कम्मो सामने से जाकर देखती है तो देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रूबी, अच्छा हुआ तो मिल गई यार। तुझे पता है मैं यहीं अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। इनसे मिल, ये मेरी सासू माँ है। चलो बेटा तुम हमारे घर, आराम से थोड़ी देर बात कर लेना। सुनंदा के इतना कहने की देरी थी और कम्मो उनके साथ उनके घर चली जाती है। रूबी कम्मो को अपने हाथों के बने पकौड़े, चाय खिलाती है और दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं। फिर महेश का फ़ोन आ जाता है और कम्मो को जाना पड़ता है। चल अब मैं चलती हूँ, हम अभी अभी शिफ्ट हुआ है ना, तो कुछ सामान खरीदने के लिए मुझे महेश के साथ जाना है। ठीक है, लेकिन तू कल आना हाँ फिर से। अब कम्मो हर रोज़ महेश को ऑफिस भेजकर रूबी के यहाँ चली जाती है और जिस तरह दूध में मक्खी चिपक जाती है, उसी तरह रूबी से चिपक जाती है। एक रोज़ सुनंदा रूबी से कहती है, बहू एक काम कर, आज गोभी की सब्ज़ी बना ले, सूरज को भी बहुत पसंद है। रूबी कुछ कहती उससे पहले ही कम्मो कहती है, अरे कल ही तो तूने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी बनाकर क्या करेगी, कुछ और बना ले। अरे लेकिन सूरज को गोभी बहुत पसंद है, उसका बस चले तो वो तीनों टाइम गोभी ही खा ले। एक दिन कुछ और खा लेंगे तो क्या होगा? रूबी तो बोल देना कम्मो ने कहा था, फिर जीजू कुछ नहीं कहेंगे। सुनंदा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। रूबी दोपहर का खाना बना लेती है और सबको खिला देती है। कम्मो भी सबके साथ खाना खाती है। शाम को रूबी कहती है, यार बहुत दिन हो गए, पानी पूरी खाने को बहुत जी कर रहा है, चलना हम लोग चलते हैं। चल चल। रूबी और कम्मो बाजार जाती है और खा पीती है, लेकिन मजाल है कि कम्मो 1 रुपये का भी खर्च करते। हर जगह रूबी ही पैसे देती और कम्मो तो बस खाती रहती। यार मैं ना अपना पर्स लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं दे रही हूँ ना, तो चिल कर। कम्मो मुस्कुराती हुई मन ही मन कहती है, वाह कम्मो, एक्टिंग तो तू ज़बरदस्त करती है। कम्मो खा पीकर अपने घर चली जाती है और फिर अगले दिन कम्मो सुबह रूबी के घर आ जाती है। यही नाश्ता करती है। नैना रूबी से कहती है, भाभी मैं बाज़ार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो कह दीजिए, मैं ले आऊँगी। तभी बीच में कम्मो कहती है, मुझे ना एक पर्स चाहिए था और बेलन, लेकर आना। हाँ ठीक है। जी ठीक है। कम्मो नैना से पर्स और बेलन मंगवा लेती है, लेकिन उसे 1 रुपया तक नहीं देती और शर्म से नैना भी नहीं मांग पाती। कम्मो रूबी के घर के हर छोटे बड़े मैटर में बोलने लगती है। एक रोज़ सुनंदा और नैना घूमने के लिए जाने लगते हैं। बस दोनों ट्रेन के लिए निकलने ही वाली होती है कि कम्मो कहती है, अरे आज क्यों जा रहे हैं आप लोग? अगले हफ्ते जाइएगा, आज ट्रेन में बहुत भीड़ होगी। अरे चलना अंदर चलते हैं। नहीं नहीं भाभी, हमारा जाना ज़रूरी है। अरे यार छोड़ो ना, हम लोग पार्टी करेंगे यहीं। तुम तो यंग हो, कहाँ अभी से तीरथ में जाने की जिद कर रही हो। कम्मो दोनों के बैग उठाकर अंदर रख देती है। सुनंदा का पारा बढ़ जाता है। रात को जब कम्मो अपने घर चली जाती है, तब सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू दोस्ती अपनी जगह होती है, हद होती है सब चीज़ की।
कम्मो इस घर की सदस्य नहीं है, लेकिन वो इस घर की हर छोटी बड़ी बातों में टांग अड़ाती है। उसका हर चीज़ में बोलना ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, वो ना इस घर को अपना समझती है। भाभी, अपना समझने का मतलब ये तो नहीं ना कि हर बात में बोले। मुझसे सामान मंगवा लिया और पैसे देने का नाम तक नहीं ले रही। हद है, उन्हें शर्म भी नहीं आती, जब देखो आ जाती है। ये सब सुनकर रूबी को बहुत ख़राब लगता है और वो नैना को पैसे दे देती है। नैना, ये तुम्हारे पैसे, अब ऐसा नहीं होगा। कम्मो के बारे में ये सब सुनकर रूबी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सोचती है, कल मैं कम्मो को सारी बातें बता दूंगी। अगले दिन रूबी कम्मो को सारी बातें बता देती है। कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तेरी सास भी मेरी सास की तरह ही है। मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी दोस्ती पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो फिर भी तेरे घर आऊँगी। रूबी कम्मो के गले लगती है और सोचती है, कम्मो के लिए मेरी दोस्ती कितनी कीमती है। दूसरी ओर कम्मो सोचती है, मुफ्त में मुझे सब मिलेगा तो मैं भला क्यों ही जाऊँ, मैं तो आऊँगी ही, बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है। इतने में ही सूरज रूबी से कहता है, रूबी, आज मैं घर पर 4 बजे ही आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना। मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी है, हमारा जाना ज़रूरी है। अरे आज तो हम दोनों मूवी जा रहे हैं, आप अकेले ही शादी में चले जाओ, हमने तो टिकट भी कटवा लिए हैं। टिकट कटवा लिए तो तुम महेश के साथ चली जाओ। शादी में तो रूबी मेरे साथ ही जाएगी ना। टिकट बर्बाद हो जाएगा तो भी चलेगा मुझे, तुम नैना के साथ भी जा सकती हो। अरे ये क्या बात हुई, मुझे बहुत मन था रूबी के साथ जाने का, मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। कम्मो सूरज से बहस करने लगती है और ये सब सुनंदा सुनती रहती है। इसने तो हद ही कर दी है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये लड़की मेरे घर को बर्बाद कर देगी। इधर कम्मो मन में सोचती है, आज तो मैं रूबी को किसी भी तरह जाने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो, वरना मेरी पकड़ इस घर में कमज़ोर हो जाएगी। रूबी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी कम्मो वहाँ रूबी को सिखाने के लिए पहुँच जाती है और कहती है, रूबी यार, तुझे मेरे साथ ही चलना होगा, चाहे जो होना हो वो हो जाए, लेकिन तू मेरे साथ ही चलियो, वरना तेरे ससुराल वाले हमेशा तुझ पर अपनी मर्जी थोपेंगे। ऐसा नहीं है, कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से ही सब करती हूँ। ठीक है, तू आज नहीं जाएगी, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, तू नहीं जाएगी। जीजू के आने से पहले हम चले जाते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, तूने कसम दी है, वरना मैं सूरज को छोड़कर कभी नहीं जाती। इधर दोनों मूवी के लिए निकलती है। उधर सूरज घर आता है और घर पर रूबी को ना पाकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो बार बार रूबी को फ़ोन पर फ़ोन करने लगता है, लेकिन कम्मो रूबी को फ़ोन उठाने ही नहीं देती। रूबी ने आज जो किया है बहुत गलत है, मैं उसे आज के बाद कहीं बाहर लेकर जाऊंगा ही नहीं। सूरज अकेले ही शादी में चला जाता है। रात को जब सूरज और रूबी दोनों घर पर आते हैं, सूरज रूबी से बात तक नहीं करता और हॉल में ही सो जाता है। अगले दिन सूरज को हॉल में सोता देख सुनंदा सब समझ जाती है। अब इस कम्मो का परमानेंट इलाज करना ही होगा, वरना ये तो मेरे घर के हिस्से करवा देगी। सुनंदा तुरंत उसी वक्त कम्मो की सास को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। बहन जी, आप अपनी बहू को संभाल लीजिए, अकेले रहकर वो दूसरों के घर तोड़ रही है। आपके बेटे का क्या ही ख्याल रखती होगी वो, बाकी तो आप समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक किया बहन जी, जो आपने मुझे सब कुछ बता दिया। आज ही मैं अपने बेटे के पास जाने के लिए निकलती हूँ। कम्मो की सास उसी वक्त अपने घर से निकल जाती है और अगले दिन कम्मो के घर पर धमक जाती है। अपनी सास को घर पर देखकर कम्मो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ अचानक? हाँ, और अब मैं हमेशा यहीं रहूँगी। अरे तू बहुत इधर उधर घूम ली, अब घर पर भी रहकर मेरी और महेश की सेवा कर, हैं? सास के आने के बाद कम्मो का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और सुनंदा का घर कम्मो से बच जाता है।